जरा सोचो, एक इंसान जो पुलिस स्टेशन के अंदर जिंदा गया था और फिर बाहर उसकी बॉडी निकलती है, ना कोई एफआईआर, ना कोई वार्निंग और ना ही कोई लास्ट चांस आपकी बात को रखने का। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ पंजाब की या फिर सतलुज की कहानी है तो शायद आपको इंडिया की हिस्ट्री को दोबारा पढ़ना चाहिए। पिछले कई डेकेड्स में इंडिया के अलग अलग स्टेट से कस्टोडियल डेथ, टॉर्चर और फेक इनकाउंटर के एलिगेशन सामने आते रहे हैं। हर एलिगेशन सच नहीं होता, लेकिन कई केसेस में कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कुछ बड़े और सीरियस सवाल खड़े करे। लेकिन इस तरह की घटनाओं को देखकर पूरे सिस्टम पर सवाल तो खड़ा होता ही है। 1980 का भागलपुर ब्लाइंडिंग केस, जिसमें पुलिस ने 31 कैदियों की आंखों में सुई चुभोकर उन्हें एसिड डालकर उन्हें अंधा कर दिया था। पुलिस की इस एट्रोसिटी ने इंडिया की जुडिशियल हिस्ट्री में एक बड़ा मोड़ ला दिया, क्योंकि यह पहला ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक ह्यूमन राइट वॉल्यूशन के लिए कंपनसेशन का ऑर्डर दिया था। वो कंपनसेशन मिलता है या नहीं वो बात अलग है। फिर अभी कुछ साल पहले कोविड के टाइम पर 2020 में एक और कस्टोडियल डेथ होती है, जहां एक फादर और सन को उनकी पुलिस कस्टडी के अंदर बुरी तरह से मारा जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन बाद में सीबीआई को सौंपी गई और उसके बाद पुलिस और उसकी अकाउंटेबिलिटी नेशनल डिबेट का मुद्दा बन गई थी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी NHRC के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कस्टोडियल डेथ होती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पुलिस कमिश्नर को जानकारी दी जानी चाहिए और मजिस्ट्रेट लेवल इन्वेस्टिगेशन, पोस्टमार्टम और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे प्रोसेस भी फॉलो होना चाहिए। लेकिन ये पूरी तरह से पुलिस की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कस्टोडियल डेथ की बात करें तो लोकसभा में पेश किए हुए डेटा के हिसाब से 2025-26 के बीच में 170 कस्टोडियल डेथ के केसेस सामने आए थे। इन नंबर के बावजूद पिछले 5 सालों में कस्टोडियल डेथ के केसेस में सिर्फ एक केस के अंदर एक्शन लिया गया है और NHRC के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये केस तमिलनाडु में दर्ज किया गया था और इन नंबर के अंदर कभी कोई कमी नहीं आई, बाकी बढ़ते ही जाते हैं। अब पुलिस ऐसा क्यों करती है, सवाल तो बार बार हमारे सामने आता ही है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ब्रिटिश एरा का सिस्टम। इंडिया की पुलिस सिस्टम का बेस स्ट्रक्चर 1861 के पुलिस एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसे ब्रिटिशर्स ने जनता की सर्विस के लिए नहीं बल्कि जनता को कंट्रोल करके रखने के लिए बनाया था। आजादी के बाद भी कई सारे पुराने एलिमेंट्स लंबे टाइम तक बने रहे हैं। दूसरा, पॉलिटिकल दबाव। आपका ट्रांसफर, पोस्टिंग और सेंसिटिव केसेस में पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस की न्यूट्रलिटी को अफेक्ट कर सकता है। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी की कमी। जब किसी ऑफिसर को यह भरोसा हो कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने वाला है तो फिर पावर का मिसयूज बढ़ जाता है। और चौथा है आपका ज्यादा वर्कलोड होना। इंडिया में हर पुलिस ऑफिसर के पीछे पॉपुलेशन का रेशो डेवलप कंट्री से भी ज्यादा है। लंबी ड्यूटी, कम छुट्टी, मेंटल स्ट्रेस और रिसोर्सेज की कमी भी बिहेवियर पर असर डाल सकती है। और पांचवा है ट्रेनिंग की कमी, जहां पर पुलिस को ह्यूमन राइट्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ज्यादा ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? सिर्फ विक्टिम को नहीं, देश में रह रहे लोगों को, और इसी वजह से उनका सिस्टम पर भरोसा पूरी तरह से उठ जाता है। और जब सिटीजन्स पुलिस से डरने लगते हैं तो ट्रस्ट टूटता है और डेमोक्रेसी कमजोर होती चली जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। इसका सॉल्यूशन किसी एक लोग को बदलने से नहीं होगा, बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने से होगा। पहला, हर कस्टडी और इंटरोगेशन की कंपलसरी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि सच किसी की स्टेटमेंट पर नहीं बल्कि आपकी प्रूफ पर टिका हुआ हो। दूसरा, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी जैसी इंडिपेंडेंट जो कंप्लेंट बॉडीज हैं वो सिर्फ नाम मात्र के ना रहे, बल्कि उनको रियल पावर और रियल आजादी मिलनी चाहिए, ताकि किसी नेता के एक फोन आ जाने से विक्टिम की कंप्लेंट के ऊपर कोई असर ना पड़े। तीसरा, फोरेंसिक साइंस और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को पुलिसिंग का बेस बनाया जाए, ताकि क्राइम को प्रूव करने के लिए टॉर्चर या फिर फोर्स कन्फेशन की जरूरत ही ना पड़े। चौथा, पुलिस ऑफिसर का वर्क आवर्स, मेंटल हेल्थ, रिसोर्स और ह्यूमन राइट की ट्रेनिंग में सुधार किया जाए। एक थका हुआ और प्रेशर में काम करने वाला सिस्टम इंसाफ नहीं, गलतियां पैदा करता है। पांचवा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होना चाहिए, जहां पर पुलिस किसी गवर्नमेंट की नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की संस्था होनी चाहिए। इस वीडियो की शुरुआत मैंने एक फिल्म से की थी, जिस फिल्म को OTT से हथियार दिया गया है, लेकिन विवाद सिर्फ फिल्म का नहीं था, विवाद उस फिल्म के अंदर किए गए सवाल का था जो आज भी हमारे सामने खड़े हैं। क्या नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स साथ साथ चल सकते हैं या फिर नहीं? अगर जवाब हाँ है तो फिर किसी भी डेमोक्रेसी में कानून का पालन सबसे पहले स्टेट की संस्था को करना होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी की पहचान ये नहीं कि वो क्रिमिनल्स के साथ कितना ज्यादा सख्त है, बल्कि ये है कि वो एक इनोसेंट सिटीजन के ह्यूमन राइट्स की रक्षा कितनी ईमानदारी से करती है। एक क्रिमिनल को सजा देना इंसाफ है, लेकिन एक इनोसेंट को बचाना भी उससे बड़ा इंसाफ है, क्योंकि जिस दिन हम ये मान लेंगे कि पूरा सिस्टम गलत होने के लिए अलाउड है, उस दिन सबसे पहले हम अपना ही भरोसा खो देंगे।